वो बढ़ जाएगा क्वेश्चंस का। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी की शुरुआत भी क्वेश्चन नंबर 21 से ही हो रही है। आपको इन क्वेश्चंस का आंसर 30 से 50 वर्ड्स के बीच में देना होगा। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ द स्टोमेटल apparatus फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। क्वेश्चन तो आपको पता है, आपको डायग्राम बनाना है स्टोमेटल apparatus का। ठीक है जी। लेबल द स्टोमेटल aperture, guard cells, chloroplast and epidermal cells in the diagram। इसमें आपने कुछ लेबलिंग करनी है। जैसे सबसे पहले लेबलिंग करनी है आपने किसकी? आपने लेबलिंग करनी है स्टोमेटल एपर्चर की। तो स्टोमेटल एपर्चर, ठीक है जी, ये है स्टोमेटल एपर्चर। मैंने तो पूरा नहीं लिखा, लेकिन आप पूरा लिखेंगे। गार्ड सेल, आप देख सकते हैं गार्ड सेल, ये दो किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, ये दोनों गार्ड सेल्स हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट बताना है आपको। तो क्लोरोप्लास्ट आप देखिए, ये सब जो हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं। ओके, ये सभी जो हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं। आप देख सकते हैं ये भी क्लोरोप्लास्ट है, ये भी क्लोरोप्लास्ट है, ये भी क्लोरोप्लास्ट है, ये भी क्लोरोप्लास्ट है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये क्या हैं? ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है जी, ये सारे स्ट्रक्चर्स क्लोरोप्लास्ट है। और इसके अलावा हमें क्या बताना है? इसके अलावा एपिडर्मल सेल्स के बारे में बताना है। ठीक है, आपने लेबल करना है, इसके ऊपर लेबलिंग करनी है किसकी? एपिडर्मल सेल्स की। तो एपिडर्मल सेल्स क्या हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। ये हैं एपिडर्मल सेल्स, आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये है एपिडर्मल सेल, ये है एपिडर्मल सेल, ये है एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, मतलब कि ये और ये सभी जो हैं एपिडर्मल सेल्स हैं। एपिडर्मल सेल्स क्वेश्चन नंबर 21 है, ए पार्ट है ये। आपने डायग्राम बनानी है और फिर उसको लेबल करना है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, ये जब स्टोमेटा ओपन होता है तो ये उसका है। ठीक है, जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो वो कुछ इस तरह से होता है। ओपन स्टोमेटा ऐसे है और क्लोज स्टोमेटा इस तरह से। खैर चलते हैं, इसी का बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 21 का ही बी पार्ट है। मैं फिर से याद दिला दूं, यहां से सेक्शन बी हमने शुरू किया क्वेश्चन नंबर 21 से, और सेक्शन बी जो है वो 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जिनको 30 और 50 वर्ड्स के बीच में आपको आंसर करना है। व्हाट इज द शेप ऑफ गार्ड सेल, ये बी पार्ट है। तो जरा देखिए, ये है गार्ड सेल, आप देख रहे हैं ये है गार्ड सेल। ओके, किस तरह की शेप है इसकी? आप बता सकते हैं किस तरह की शेप है इसकी? इसकी शेप जो है वो किडनी शेप है ना? अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये शेप कैसी है, ये किडनी शेप है। ओके, तो फिर से मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन था ए पार्ट में, आपको स्टोमेटल एपर्चर बताना था, ये था स्टोमेटल एपर्चर। ओके, दूसरा आपको बताना था गार्ड सेल, तो ये गार्ड सेल्स यहाँ पर बने हुए हैं। और फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताना था, तो क्लोरोप्लास्ट भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मेंशन्ड है। फिर इसके बाद एपिडर्मल सेल्स के बारे में बताना था। एपिडर्मल सेल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये सब जो हैं ये एपिडर्मल सेल्स हैं। दीज आर एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स। तो यहां पर आप देखेंगे कि जिसको हम लोग स्टोमेटल एपर्चर बोल रहे हैं, डायग्राम में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि उसको स्टोमेटल पोर कहा जा रहा है। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सो लुक एट क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट, अ करंट ऑफ 150 मिलीएम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है जी, आपको करंट दी हुई है, कितनी दी है करंट देख लीजिए। करंट आपको दी हुई है 150 मिलीएम्पियर। ओके, दूसरी चीज क्या गिवन है वो भी आप देख लीजिए। टाइम दिया हुआ है आपको, टाइम क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स।
ठीक है जी। और क्या बोला गया है, यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। आपको क्या निकालना है, यू आर सपोज टू फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through the circuit. So amount of charge flowing through the circuit must be I into T. ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि करंट जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज Q by T. ओके, तो चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज I into T. तो देखिए अब आगे, तो अमाउंट ऑफ करंट आपको निकालना है। अमाउंट ऑफ करंट निकालना है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये 150 MA दिया हुआ है, ये 2 मिनट्स दिया है, तो 2 मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो 2 × 60 सेकंड्स हो जाएगा, ठीक है जी, 120 सेकंड्स। और ये 150 मिली एम्पियर जो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 150 अपॉन 1000 एम्पियर। अब यहां पर वैल्यू पुट कीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट तो ये है, क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट है, एन इलेक्ट्रिक फैन रन्स फ्रॉम द 220 वोल्ट मेन्स, ठीक है जी। बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक फैन है जो 220 वोल्ट मेंस पर रन कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितना, इट इज 220 वोल्ट, ठीक है जी। पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितना, 220 वोल्ट। दूसरी बात, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.5 एम्पियर। करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना है, 0.5 एम्पियर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द फैन। एक क्वेश्चन है कि एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द फैन, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है इसी के साथ, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दी जाएगी। तो टाइम भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इट इज 2 मिनट्स। तो यहां पर 2 मिनट्स जो है उसका मतलब हो गया 120 सेकंड्स, आप समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये था, पहला पार्ट था, एट व्हाट रेट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द फैन। इसका मतलब है आपको पावर निकालना है, ओके। यहां पर V है, यहां पर I है, तो V और I सेंस है तो आप P बड़े आराम से निकालेंगे, P इज इक्वल टू V इंटू I करके, ओके। और दूसरा जो आपको निकालना है वो क्या है, यू आर सपोज टू फाइंड हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट्स। आपको एनर्जी निकालनी है इन 2 मिनट्स, कितनी ट्रांसफॉर्म होगी एनर्जी इन 2 मिनट्स। तो आप यहां पर सिंपल सा काम है, 2 मिनट्स के लिए निकालना है ना, तो 2 मिनट को हमने 120 सेकंड्स बना दिया। फॉर्मूला लगेगा P इंटू T, ये लगाइए, यहां पर पावर निकाल दीजिए और यहां पर एनर्जी निकाल दीजिए। ये तो आपको पता होगा, यहां पर वॉट में निकलेगा पावर और यहां पर एनर्जी जो है वो जूल में निकलेगी। तो ये था बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 22 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है देखिए, अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव अ व्हाइट कंपाउंड। तो बड़ा कॉमन सी बात है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में बर्न किया गया और एक व्हाइट कंपाउंड, बड़ी बार आपने ये किया होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं। अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव अ व्हाइट कंपाउंड X accompanied by emission of light। यस, यहां पर लाइट भी जो है वो एमिट होती है, ओके। तो स्क्रीन छोटी है इसलिए मैं सिर्फ L लिख रहा हूं, लेकिन आप पूरा लिखिएगा यहां पर लाइट, फुल स्टॉप। इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन। अब यही बर्निंग रिबन जो है इसको आपने, यू आर सपोज टू पुट इट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, इसको आपने नाइट्रोजन में पुट करना है,
ठीक है। इट कंटिन्यूज टू बर्न एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड वाई। याद रखिए मैग्नीशियम और नाइट्रोजन फॉर्मेशन करते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड का, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। नाइट्राइड स्पेलिंग देखिए NI, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड है, NITRIDE, ओके, लास्ट में है DE, नाइट्राइड, NITRIDE, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो फिर से देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन में बर्न किया गया और किसकी फॉर्मेशन हुई? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इस जलते हुए मैग्नीशियम को नाइट्रोजन में प्लेस किया गया तो किसकी फॉर्मेशन हुई? मैग्नीशियम नाइट्राइड की, ओके, मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन हुई। अब क्वेश्चन को ध्यान से एक बार दोबारा से सुनिएगा। अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन टू गिव अ व्हाइट कंपाउंड X, ओके, तो ये व्हाइट कंपाउंड X कौन सा है? ये है X, ठीक है जी। is accompanied by emission of light. If the burning ribbon is now placed in an atmosphere of nitrogen, it continues to burn and forms a compound Y. और ये देखिए, ये है Y। तो X है मैग्नीशियम ऑक्साइड और Y है Mg3N2। अब फर्स्ट पार्ट क्या है? राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ X एंड Y। X और Y का केमिकल फॉर्मूला लिखना है। और दूसरा, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब X को क्या किया जाता है? वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाता है। ये तो फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में आपको सिर्फ बताना था कि X क्या है, आपने बता दिया कि X है मैग्नीशियम ऑक्साइड। Y क्या है, आपने बता दिया कि वो है मैग्नीशियम नाइट्राइड, ओके। अब आप चाहें तो इनको बैलेंस भी करें, बैलेंस करना चाहिए। ये 2 आएगा यहाँ पर 3 आएगा, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा, और मेरे ख्याल में ये बैलेंस्ड है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है। उस सेकंड पार्ट में कहा गया है वी हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब इस X को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अगर हम X को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, X क्या है देख लीजिए। X क्या है? आपने देखा X जो है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करना है, ठीक है जी। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको पता है क्या मिलता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। तो सिंपल था, आपने X को डिसॉल्व किया वाटर में, आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मिल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सेकंड पार्ट है एक्चुअली, और के बाद वाला पार्ट है 23rd क्वेश्चन का। ये भी हमने 23rd क्वेश्चन किया, तो 23rd का ही और वाला पार्ट देखिए। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन अ कंटेनर, ठीक है जी। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड टेकन इन अ कंटेनर एंड वाटर वाज एडेड स्लोली टू इट। वाटर इसको ऐड कर दिया गया। आपको मैं बता दूं ये कंटेनर कभी भी प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अब क्या होगा? क्वेश्चन ये है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन अ कंटेनर एंड वाटर वाज एडेड स्लोली टू इट। फर्स्ट पार्ट है स्टेट 2 ऑब्जर्वेशंस मेड इन द एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्वेशन क्या है मैं आपको बताऊं। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन कर देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में यहां पर फॉर्म होगा। और इसके अलावा कैल्शियम, मैं फिर से बता दूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है जिसको हम स्लेट लाइम भी कहते हैं, ओके, एक्वस फॉर्म में। और इसके अलावा हीट यहां पर लिबरेट होगी, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करने के लिए, और साथ में ये सिंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसमें हीट की फॉर्मेशन होगी। तो अगला पार्ट है इसका, राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूले ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। तो हमने बता दिया कि क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है, ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 है। लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे मैंने बोला। तो अब सपोज कर दीजिए कि आपके पास ये एक मैग्नेट है, ओके, और
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आपको प्रॉपर्टीज बतानी है। तो आपको पता है ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नॉर्थ पोल से शुरू होकर साउथ पोल में जाती हैं। ठीक है, दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे एंटर साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे एंटर करती हैं। देखिए मैंने तो ये डबलिंग की हुई है ना, लेकिन आपने एक ही लाइन बनानी है। तो नॉर्थ पोल से निकलकर ये साउथ पोल में एंटर करती है। डायरेक्शन आप देख लीजिए, इन एरो से पता लगता है। लेकिन ये बाहर की तरफ है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल में। लेकिन अगर आप मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो याद रखिए ये कंटिन्यूअस कर्व है। ओके, तो अगर आप देखेंगे मैग्नेट के अंदर इनका डायरेक्शन होगा साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर है नॉर्थ टू साउथ। ओके, लेकिन मैग्नेट के अंदर है साउथ टू नॉर्थ, तो डायरेक्शन हो गया नॉर्थ टू साउथ। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया, अंदर ये साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, और याद रखिए ये कंटिन्यूअस कर्व है। कौन सा कर्व है ये, कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है जी, पहली प्रॉपर्टी ये होगी, दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी। मैं फिर से बताऊं, मैंने बताया कि बाहर की तरफ ये नॉर्थ से साउथ इसकी मूवमेंट है, लेकिन अंदर मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, और इसके कारण आप बता सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस कर्व है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप यहां लिख सकते हैं नो टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी डेंसिटी पोल्स पे ज्यादा होती है। ओके, तो देखिए पहला क्या है, पहला है डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नॉर्थ से साउथ है, बाहर, और अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ है। ये क्लोज कंटिन्यूअस कर्व है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो मैंने बताया है, पोल्स पर जो डेंसिटी है वो क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी जो है हाई है। ठीक है जी, तो ये हैं चार प्रॉपर्टीज जो 2 नंबर के लिए आप लिख सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज एज यू गो? क्या चेंजेस, ये अगर आपका कंसेप्ट जो है वो साउंड होगा तभी आप इसको आंसर दे पाएंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, 2 नंबर का क्वेश्चन है। हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड? एक पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करने पर क्या होता है? ये क्वेश्चन नंबर है, मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर है 25। पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करने पर क्या होगा? तो आंसर बड़ा सिंपल है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो आप एक चीज नोटिस करते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक प्रोटॉन ऐड हो जाता है। जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते जाते हैं तो आप देखते हैं प्रोटॉन की एडिशन होती जाती है, और जो शेल्स होते हैं, मतलब जो ऑर्बिट्स होते हैं, मैं फिर से बता दूं, ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्या ऐड हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, आपको पता है इसमें प्रोटॉन की प्रेजेंस होती है। तो इस न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन ऐड हो जाता है, और जो ये ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। मतलब प्रोटॉन भी बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता जाता है, नेगेटिव चार्ज भी बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज सेंटर में बढ़ता जाएगा और नेगेटिव चार्ज बाहर वाले शेल में बढ़ता जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बढ़ता जाएगा, जिसके कारण जो
बाहर वाली शेल है, इट विल कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के पास आना शुरू हो जाएगी. ओके, सो एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम्स जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड. याद रखनी है ये बात. एंड विद इन अ पीरियड प्रोटॉन्स आर एडेड टू द न्यूक्लियस एज वी नो, as electrons are being added to the same principal energy level. Up these electrons are gradually pulled closer to the nucleus. Why? Because of its increased positive charge. तो आप यहां पर कह सकते हैं कि क्या होगा, एटॉमिक रेडियस जो है एटम्स का वो क्या होगा, इट जनरली डिक्रीजेस. इसी का यानी कि 25th का ही सेकंड पार्ट है. हाउ डज द एटॉमिक रेडियस चेंज एज यू गो डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. ग्रुप में नीचे की तरफ जाने पर क्या होगा. तो ग्रुप में नीचे की तरफ जब आप जाते हैं, ये सेकंड पार्ट है 25th क्वेश्चन का. एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. और रीजन क्या हो सकता है आपको पता है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं, न्यू शेल्स आर एडेड. जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, नए शेल ऐड होते जाते हैं, और उसके कारण क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल यानी कि आउटरमोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है. तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपको और दिया हुआ है, मतलब आप चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए या नीचे वाला, जो भी आप करना चाहें. द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन एंड प्रोडक्ट. नेम दिस प्रोडक्ट. मसल्स में आपको पता होगा जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के कारण लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. लैक्टिक एसिड. यह है क्वेश्चन नंबर 26 का और से पहले वाला पार्ट. ठीक है, जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो आपको पता है जो एंड प्रोडक्ट बनता है मसल्स में वो होता है लैक्टिक एसिड. और इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट और के बाद वाला पार्ट क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फर्मेंटेशन इन यीस्ट एंड एरोबिक रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड. तो देखिए, ये भी फर्मेंटेशन इन यीस्ट, ये भी इट इज एक्चुअली एनारोबिक रेस्पिरेशन. और इसमें फर्मेंटेशन इन यीस्ट में आपको मैं बताऊं, एथनॉल की फॉर्मेशन होती है. ठीक है जी, एथनॉल की फॉर्मेशन होती है. ये फर्मेंटेशन ऑफ यीस्ट की बात करें. एनारोबिक रेस्पिरेशन जब मसल्स में होता है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है. और के अगले वाले पार्ट में पूछा गया फर्मेंटेशन इन यीस्ट, जो कि एक एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है, उसमें एथनॉल की फॉर्मेशन होती है, ये हमें पता है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में किसकी फॉर्मेशन होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए. एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें पता है कि किसकी फॉर्मेशन होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर की फॉर्मेशन होती है, यह हमें पता है. ठीक है, इसके अलावा एक बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें एनर्जी जो है बहुत कम प्रोड्यूस होती है. चाहे वो मसल्स में होने वाली एनारोबिक रेस्पिरेशन हो या यीस्ट के कारण होने वाली एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, इन दोनों ही केसेस में एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है. लेकिन इस केस में अच्छी खासी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी होती है. ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर ये था 26 क्वेश्चन के और से पहले वाले पार्ट का आंसर लैक्टिक एसिड है, और के बाद वाले पार्ट का आंसर एथनॉल है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है. इसके अलावा मैंने बताया इसमें हीट कम प्रोड्यूस होती है, इसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अब क्वेश्चन नंबर 27 के साथ ही सेक्शन सी शुरू हो जाएगा. और ये सेक्शन सी जो है, जो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं, इसमें 27 से लेकर 33 तक के क्वेश्चन है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 7 है. आपको मैं बताऊं, हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स कैरी करता है. और इसके अलावा एक और चीज बता दूं, ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 50 से 80 वर्ड्स में आंसर करने हैं. अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन आपने देखा होगा, ज्यादा समय नहीं लगता इन क्वेश्चंस को करने में. आपको ज्यादा समय जो है वो सेक्शन ए के उन क्वेश्चंस को करने में लगने वाला है, जो एक्चुअली तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पैराग्राफ पढ़ना है और बहुत सारी चीजें आपको पैराग्राफ से पता लग जानी है. क्वेश्चन नंबर 17 से 20 की मैं बात कर रहा हूं. वो 4 क्वेश्चंस में आपको ज्यादा समय लगेगा, बाकियों में ज्यादा समय नहीं लगेगा. और अभी जो हम सेक्शन करने जा रहे हैं वो है सेक्शन सी.
सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है और हर क्वेश्चन 50 से 80 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिविंग रीजंस। ए पार्ट, इन मैमल्स सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नेसेसरी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना मैमल्स में बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैमल्स एक्चुअली ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होने के कारण इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन तभी किया जा सकता है जब सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ हीट जो है वो सप्लाई की जा रही हो। और सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ हीट तभी मिल सकती है जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ऑर्गन्स को, सेल्स को सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल रही हो। ओके, तो मैमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी एक्टिविटीज ज्यादा होने के कारण उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाना बड़ा जरूरी है। तो बॉडी के, अब जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहां पर एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं व्हेल का। ठीक है, ठंडे वाटर्स में रहती है तो बहुत ज्यादा वहां पर आपको पता है उसको, मैमल है वो, उसको बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना बड़ा जरूरी होता है। एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो अब तब तक वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकती जब तक उसके सेल्स को सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई ना मिल रही हो, और कंटिन्यूअस सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आप सेपरेट कर पाए। तो मैमल्स के शरीर में ये जरूरी होता है, मैमल्स की बॉडी में ये जरूरी होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के सेपरेट होने का कोई सिस्टम हो। अब हम बात करते हैं इसके बी पार्ट का। ये तो ए पार्ट का था, ठीक है, ये हमने जो बात की वो ए पार्ट से रिलेटेड थी। अब हम बात करेंगे बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिविंग रीजंस। आर्टरीज फॉर्म कैपिलरीज। आर्टरीज जो है वो कैपिलरीज की फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, आर्टरीज जब ऑर्गन तक पहुंचती हैं या टिश्यू तक पहुंचती हैं तो आर्टरी का छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब बात ऑर्गन्स की नहीं है, बात केवल टिश्यूज की नहीं है, बल्कि बात उन छोटे यूनिट्स की है जिनको हम सेल्स बोलते हैं। वहां तक जो जरूरत से रिलेटेड चीजें हैं जैसे ऑक्सीजन है ना, ये चीजें पहुंचानी जो है वो जरूरी है। तो उसके लिए क्या होता है, ऑर्गन या टिश्यू तक पहुंचकर आर्टरी जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं। इन छोटे छोटे वेसल्स को ही हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज जो है ब्लड के साथ आया हुआ जो सामान है जो सेल्स के लिए जरूरी है उन तक पहुंचाने में हेल्प करती है। ठीक है जी, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 27 में था कि आप मैमल्स जो है उसको ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सेपरेशन की क्या जरूरत है, और दूसरा था आर्टरीज जो है कैपिलरीज की फॉर्मेशन क्यों करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 जो है न्यूमेरिकल है, फिजिक्स का। द लेंथ ऑफ अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, द लेंथ ऑफ अ रियल इमेज, जो रियल इमेज की लेंथ है वो क्या है, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, द लेंथ ऑफ अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी, तो यू भी आपको दिया हुआ है, यू कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यू पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव वो तो आपको पता ही है। ठीक है, हमें नेगेटिव लेना होता है। फाइंड द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, यार फाइंड द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस। देखिए, पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस निकालना,
पार निकालने का मतलब आप समझते हैं, पार होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ओके, अच्छा, अब फोकल लेंथ तो हमें पता नहीं है, और फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास तरीका है क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको याद होगा, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पार निकालना है वो 1/f होता है, और 1/f किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो नटशेल में ऐसा है कि हमें v और u निकालना पड़ेगा। तो जरा देखते हैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस, फाइंड द पार ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो आप देखिए यहां पर आपको दिया है h2 इज इक्वल टू ट्वाइस h1। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन u। कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, h2 अपॉन h1 को आप v अपॉन u लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है h2 अपॉन h1 जो कि 2 होने वाला था, ये किसके बराबर हो गया। आप देखिए, मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, h2 अपॉन h1 को हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन h2 अपॉन h1 तो v अपॉन u के बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हैं v अपॉन u जो है वो 2 है, या आप ये कह सकते हैं कि v जो है वो 2u के बराबर है ना। यहां से आपने निकाल दिया कि v जो है वो क्या है, वो 2u के बराबर है। अब देखिए u आपको दिया था -25 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है आप कह सकते हैं कि जो v है वो 2 इंटू -25 होगा, यानी कि -50 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपके पास u की वैल्यू भी है, आपके पास v की वैल्यू भी है। u क्या है, -25, v क्या है, -50। तो आप यहां पर 1/f की जगह, आप यहां पर 1/v की जगह 1/-50 लिख सकते हैं, 1/u की जगह 1/-25 लिख सकते हैं, और इस तरह से आप 1/f की वैल्यू निकाल लेंगे। 1/f की वैल्यू निकलेगी तो आप समझ गए कि p की वैल्यू भी जो है वो निकल गई। ठीक है, तो आप करके देखिएगा, यहां पर 1/f की वैल्यू आपकी जो है वो क्या आएगी, 1/f की वैल्यू आएगी, इट इज गोइंग टू बी, तो 1/f की वैल्यू जो है वो आप करके देखिएगा, वो 1/50 सेंटीमीटर आएगी। अब इस 1/50 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर जो है वो 2 डायप्टर जो है वो आ जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आपको एफर्ट जो है इसके लिए लास्ट में लगाने पड़ेंगे। अब हम इसी के और का पार्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का। अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, ये कनकेव मिरर है और फोकल लेंथ इसका है 18 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर, तो आप समझ सकते हैं ये माइनस में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड मैग्निफिकेशन 2, इसमें m की वैल्यू आपको दी है 2, लेकिन आगे भी ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म्स अ रियल इमेज। सिंस ये रियल इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है तो ये -2 होना चाहिए। ओके, तो मैग्निफिकेशन आपको दो चीजें, फोकल लेंथ आपका -18 हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया -2। अब इसी का इस्तेमाल करके आप सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, आपको पोजीशन निकालनी है इमेज की, यानी कि आपको v की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए, मैग्निफिकेशन दिया हुआ -2, अगर मैग्निफिकेशन -2 तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है -v/u इज -2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है v इज इक्वल टू 2u। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। अब आगे क्या करना है ये तो आप जानते हैं। आप फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, आप u की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि f की वैल्यू तो आपको गिवन है -18 है। ओके, तो ये हो जाएगा 1/-18 या -1/18। 1/v की जगह आप 1/2u लिखेंगे और 1/u को वैसे रहने दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, आपके पास u की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। आप करके देखिएगा,
आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। उस u की वैल्यू को जो यहां पर आप निकालने वाले हैं, उस वैल्यू को आपने यहां पर पुट कर देना है। ठीक है, जो u की वैल्यू यहां निकलेगी उसको आपने यहां पर पुट करना है, तो उससे आपकी v की वैल्यू निकल जाएगी, और यही तो आपको निकालना था। चलते हैं आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 29। गिव कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है ना, मतलब ये कि आपको यू आर सपोज टू कंपेयर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो कर लेते हैं कंपैरिजन। सबसे पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं। आर्टरीज में इट्स इन ब्लड फ्रॉम हार्ट, ओके। जब वेन्स की बात करते हैं इट्स इन ब्लड टू हार्ट। और कैपिलरीज का काम तो आपको पता ही है, उनका काम होता है मटेरियल एक्सचेंज विथ टिश्यूज। आर्टरीज का केस अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आर्टरीज में जो प्रेशर है वो हाई होता है, ओके। आर्टरीज में प्रेशर हाई होता है, वेन्स में ये लो होता है, और कैपिलरीज में भी ये लो होता है। अब ल्यूमेन डायमीटर की बात कर लेते हैं। ल्यूमेन डायमीटर मतलब कितनी विड्थ होती है इनकी। ये नैरो होते हैं, इसीलिए प्रेशर ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। इसीलिए ये फ्लेक्सिबल भी होती हैं, ओके। ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, मतलब ज़्यादा इलास्टिक होती हैं। खैर, ल्यूमेन डायमीटर इनका नैरो होता है, वेन्स में ये वाइड होता है, और कैपिलरीज के केस में क्या होता है, ये एक्सट्रीमली नैरो होता है, और इनकी विड्थ जो है 1 सेल विड्थ होती है। मतलब इनकी जो विड्थ होती है सिर्फ 1 सेल की होती है। खैर, वॉल थिकनेस की बात कर लेते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वॉल थिकनेस आर्टरीज में इनका थिक होना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर प्रेशर ज़्यादा है और वॉल थिकनेस कम होगी, थिन होगी, तो रप्चर कर जाएगी, पंक्चर हो जाएगी किसी जगह से, तो उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो वॉल थिकनेस आर्टरीज के केस में थिक, वेन्स के केस में थिन, और जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कैपिलरीज के केस में ये बहुत बहुत थिन होगी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं वॉल लेयर्स की। तो मैं आपको बताऊं, आर्टरीज जो है इनकी वॉल 3 लेयर्ड होती है। वेन्स भी 3 लेयर्ड वॉल होती है, लेकिन कैपिलरीज की 1 लेयर्ड। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इनके नेम आप देखेंगे यहाँ पर हैं, लेकिन आपके लिए लिखना ये ज़रूरी नहीं है। खैर, अब हम बात करते हैं, जो अगला पॉइंट है वो ये है कि मसल और इलास्टिक फाइबर्स। देखो, आर्टरीज में मसल और इलास्टिक फाइबर्स जो है वो लार्ज अमाउंट में मौजूद होती है, वेन्स में इनकी क्वांटिटी कम होती है, कैपिलरीज में तो होती ही नहीं है। आर्टरीज में वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, वेन्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और कैपिलरीज में भी ये नहीं होते। तो ये इनका कंपैरिजन था, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, तो इसीलिए कम से कम 3 पॉइंट्स तो लिखिएगा ही लिखिएगा, लेकिन मैंने यहां पर आपके लिए 6 पॉइंट्स जो हैं वो बता दिए। चलते हैं आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 30 है, What happens to the rate of photosynthesis in each of the following situations? फर्स्ट है गुड मैन्योरिंग। ठीक है जी। पहला है, अगर मैन्योरिंग ढंग से की जाए, यानी कि अच्छी मैन्योरिंग की जाए, तो उसका क्या असर होता है। What happens to the rate of photosynthesis? गुड मैन्योरिंग का क्या असर होता है फोटोसिंथेसिस पर। देखिए, गुड मैन्योरिंग का क्या मतलब होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। गुड मैन्योरिंग का मतलब होता है आप सफिशिएंट क्वांटिटी में मिनरल्स प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स को। आयरन हो गया, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, फास्फोरस कंपाउंड्स, ये आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इनको एब्जॉर्ब तो वो सॉइल से करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो जब आप उनको इतने सारे मिनरल्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज होने वाला है। तो गुड मैन्योरिंग इन द एरिया विल डेफिनेटली इंक्रीज द rate of photosynthesis. Why? Because of the increase in the amount of minerals required by the plants in the soil. तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट था
अगर उस एरिया में रेनफॉल ना हो तो, रेनफॉल ना हो तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस पर इसका क्या असर होगा। डेफिनेटली जब सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर की सप्लाई नहीं मिल रही है किसी भी तरह से, चाहे रेनफॉल हो या कोई और तरीके से, आप टाइमली इरिगेशन नहीं हो रही है, तो उसमें भी यही होने वाला है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होने वाला है, वो डिक्रीज होने वाला है। उसका रीजन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए एक बेसिक सब्सटेंस है। फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाला एक बेसिक सब्सटेंस है। वाटर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स टू कैरी आउट व्हाट, फोटोसिंथेसिस। सो अगर आप उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं या रेनफॉल ही नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा, फिर डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज होंगे। और अगला है सी पार्ट जो है, ये ए पार्ट था, गुड मैन्योरिंग से मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। बी, नो रेनफॉल से फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। सी, स्टोमेटा गेट्स ब्लॉक्ड। अगर किसी भी वजह से स्टोमेटा जो है इट गेट्स ब्लॉक्ड तो क्या होगा। देखिए, अगर स्टोमेटा ब्लॉक हो जाएगा तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा का रोल क्या है। आप ये देखेंगे कि स्टोमेटा फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहीं से एंटर करता है ना। जब वो यहीं से एंटर करता है और ये पार्ट ही ब्लॉक्ड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की तरह एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, और जब वो रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कम हो जाएगा, इट विल स्लो डाउन। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगी भी नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, तीन चीजें हमने देखी, गुड मैन्योरिंग, नो रेनफॉल, स्टोमेटा गेट्स ब्लॉक्ड। इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें और भी इन्वॉल्व होती है। जैसे गुड मैन्योरिंग तो हो रही है, अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर नहीं मिलेगा तब भी जो है फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आपस में भी कई जुड़ी होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 30, 3 पार्ट्स थे इसके, 3 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर है 31। अब इस क्वेश्चन नंबर 31 को आप देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया पहले वो सुन लीजिए आप। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाई देम। तो फर्स्ट पार्ट है, अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू एब्सोल्यूट एथनॉल। आपके पास एक सोडियम मेटल का पीस है, ठीक है, इसको आपने एथनॉल में ऐड करना है, C2H5OH। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा। आपके पास सोडियम मेटल है और आपने इसको ऐड किया किसमें, C2H5OH में। अब क्या होने जा रहा है ये आपको बताना है, ओके। तो जब भी सोडियम को एथनॉल में आप ऐड करेंगे तो सोडियम एथॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी, C2H5ONA, इसकी फॉर्मेशन होगी और साथ में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, सोडियम when added to ethanol it gives sodium ethoxide and hydrogen gas। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब सिंस आपको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस करके देखिए, बैलेंस करना इसको बड़ा आसान है, ओके। तो आई एम श्योर कि ये बैलेंस हो गया होगा अब तक, ठीक है। देख लेते हैं, 2 सोडियम इधर हैं, 2 ही सोडियम इधर दूसरी तरफ है। कार्बन यहाँ पर 4 है, कार्बन यहाँ पर भी 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 10, 2, 12 और यहाँ पर ये 2 और ये 10, ओके, मेरे ख्याल में पूरे हो गए, और 2 ही ऑक्सीजन है। तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन बन गया आपका। और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के बारे में बात की जा रही है, ओके। रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस, इसको ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करवाना है। ऑक्सीजन गैस के साथ जब ये रिएक्ट करेगी
तो ये क्या बनाएगा, टू फॉर्म सॉलिड सल्फर एंड व्हाट, एंड लिक्विड वाटर, यानी कि वाटर वेपर की फॉर्मेशन। ठीक है, तो H2O। ओके, अब आप इसको बैलेंस करेंगे, बड़ा सिंपल है इसको भी बैलेंस करना। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ऑक्सीजन इस तरफ 2 हैं, तो यहाँ पर भी 2 है, सल्फर यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 आपको करना पड़ेगा, तो ये बैलेंस्ड है। ठीक है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31st, ये 31st क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं 32nd क्वेश्चन की तरफ। 32nd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, स्टेट 3 फैक्टर्स ऑन विच हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स। हीट जो है किन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, हीट जो है किन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, यानी कि करंट का स्क्वायर। ओके, H इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। ओके, और इसके अलावा H इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, T। T यहां पर क्या होगा, टाइम, ऑब्वियसली टेम्परेचर नहीं, T से टाइम। ओके, तो H is proportional to I square, H is proportional to directly proportional to R, H is directly proportional to T। तो यहाँ से बनता है, आप जानते हैं फॉर्मूला बनता है H is proportional to I square RT, और SI यूनिट्स में ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाता है और इक्वालिटी आ जाता है, क्योंकि आप SI यूनिट में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कांस्टेंट आप 1 लेते हैं। तो ये क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट 32 का, स्टेट 3 फैक्टर्स ऑन विच द हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स। तो अब इसी का सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। किसका सेकंड पार्ट, 32nd क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है वो देखिए। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज कितना दिया जी, इट इज 96,000 कूलम्स। ओके, 96,000 कूलम चार्ज है, इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर। टाइम कितना दिया हुआ है जी, इट इज 1 आवर। 1 आवर का मतलब क्या होता है, इट इज 3600 सेकेंड्स, है ना। ओके, अब आगे देखते हैं। थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया जी, इट इज 50 वोल्ट। ओके, अब देखिए ध्यान से, दोबारा से क्वेश्चन सुन लीजिए। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volt। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर आप I की वैल्यू निकाल लें। I की वैल्यू होगी Q/T, है ना। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो I हो गया Q/T। तो इस तरह से आप I की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। मैं हिंट दे रहा हूं आपको, I की वैल्यू आपने यहां से निकालनी है, और फिर R निकालना तो बड़ा आसान होता है, R होता है V/I। ओके, तो इस तरह से आपके पास R भी आ जाएगा। आपने I यहां से निकाल लिया होगा Q/T करके, और फिर R यहां से निकाल लिया होगा V/I करके। तो H निकालना बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, I स्क्वायर RT। ओके, I आपने निकाल लिया हुआ है यहां पर, है ना, यहां पर आपने I निकाल लिया होगा। ओके, यहां पर आपने R निकाल लिया होगा, ठीक है, और T तो ऑलरेडी आपको गिवन था, जो आपने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, T आपको गिवन था। यहां पर आप देखिए 1 आवर को हमने 3600 सेकंड लिख दिया था। तो ये दोनों वैल्यूज जो है, ये तीनों वैल्यूज सॉरी पुट करेंगे, और आपके पास H की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। आई एम श्योर सिंपल था, कोई ज्यादा मुश्किल तो था नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर है 33। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए 33rd क्वेश्चन में, द pH ऑफ अ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोराज इज 14। आप सोचिए, जिसका pH 14 होगा वो तो जहर के समान कड़वा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी टेस्टी पकोड़ा बनाने के लिए, क्रिस्पी पकोराज बनाने के लिए वी यूज दिस सॉल्ट।
So the pH of a salt used to make tasty and crispy pakoras is 14. Examine the salt and write a chemical equation for its formation. List its two uses. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. हमारे देश में पकोड़े तो बनते हैं क्रिस्पी, तो सॉल्ट कौन सा यूज किया जाता है उसमें आपको पता होगा. सॉल्ट जो यूज किया जाता है इट इज NaHCO3. ठीक है जी. NaHCO3 क्या होता है? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट और आम बोलचाल की लैंग्वेज में बेकिंग सोडा. सो NaHCO3 वो सॉल्ट है जिसका पीएच जो है 14 है. ठीक है. और क्रिस्पी पकोड़ास बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हैं आप, और आम बोलचाल की लैंग्वेज में इसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं. अब केमिकल रिएक्शन जो इसको NaHCO3 को बनाने के लिए, वो देखिए, NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3. ठीक है जी. तो एक्चुअली क्या है, ये ठंडा ब्राइन होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है, अमोनिया ऐड किया जाता है, और उसके कारण किसकी फॉर्मेशन होती है? NaHCO3 की फॉर्मेशन होती है. NaHCO3, और केवल इसमें NaHCO3 नहीं बनता. NaHCO3 का मतलब हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट. सिर्फ NaHCO3 नहीं बनता, अमोनियम क्लोराइड भी इसमें बनता है, NH4Cl. ठीक है जी. तो ये है क्वेश्चन नंबर 33 हम कर रहे थे. उसमें आंसर जो है NaHCO3 या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, जो भी आप बोलेंगे. और ये उसका रिएक्शन है. ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में हमने ये वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है वो लिखनी थी, वो मैंने यहां पर लिखकर आपको बता दी है. इसके अलावा आपको बोला गया यूजेस भी बताइए. तो यूजेस में सबसे पहला और सबसे बड़ा यूज तो ये है, बेकिंग पाउडर नाम का जो सब्सटेंस है जिसके बारे में आपने सुना होगा. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. और एंटासिड्स बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स में NaHCO3 भी होता है. इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, जो हम घरों में भी इनके फायदे उठाते हैं. इसके अलावा इंडस्ट्रीज में भी इनके बहुत सारे फायदे हैं. खैर, ये था क्वेश्चन नंबर 33. सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन था. सेक्शन सी के बारे में मैं एक बार फिर से बता दूं, 50 से 80 वर्ड्स के आंसर होने चाहिए और 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन जो है होगा. और सेक्शन डी छोटा सा सेक्शन है जिसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं. और बड़ी बात यह है कि सेक्शन डी में आपके पास 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको ऑप्शन मिला होता है कि आपको ऊपर वाला पार्ट करना है या नीचे वाला पार्ट करना है, जो भी करना है. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले सेक्शन की तरफ. तो सेक्शन डी, इसमें पहला क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन. तो 34th क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये और वाले क्वेश्चन है. मैंने जैसा आपको बताया 34th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसमें और है. तो ये 34th क्वेश्चन है. डबल सर्कुलेशन प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हेमोस्टेसिस इन ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक टर्म ये जो हमने यूज की यहां पर, हेमोस्टेसिस, इसके बारे में पता होना चाहिए. हेमोस्टेसिस क्या टर्म है? हेमोस्टेसिस ह्यूमन बीइंग्स में जब हम बात करते हैं तो हेमोस्टेसिस होता क्या है? इट इज द एबिलिटी टू मेंटेन अ रिलेटिवली स्टेबल इंटरनल स्टेट दैट परसिस्ट्स डिस्पाइट चेंजेस इन द वर्ल्ड आउटसाइड. मतलब साधारण शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि अगर बाहर टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर के हिसाब से मेंटेन रहना चाहिए. ओके, ये एक एग्जांपल है जो मैं आपको दे रहा हूं कि अगर सपोज करिए बाहर सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है या बाहर बरसात है, तो शरीर का टेम्परेचर जो है, शरीर जो है वो अपने आप मेंटेन करता है. दिस इज हेमोस्टेसिस. तो ऐसे बहुत सारे काम जो है हमारी बॉडी जो है अपने आप करती है.
इसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। अब बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स उनके बारे में बात कर सकते हैं। उसमें जो वाटर और मिनरल का रेशो है हमारी बॉडी के अंदर, ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बॉडी टेम्परेचर तो मैंने आपको बता दिया। डिफरेंट केमिकल्स का लेवल जो है, हार्मोन्स का लेवल जो है ब्लड में, ये भी एग्जांपल हो सकती है। शुगर कितनी हमारी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज का लेवल जो है वो कितना होना चाहिए या कितना है, ये मेंटेन करने का काम भी जो है शरीर का है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। तो अब यहां पर बोला गया है डबल सर्कुलेशन के बारे में। क्वेश्चन है, डबल सर्कुलेशन प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हीमोस्टेसिस इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ये मैं नहीं करवाऊंगा, आप खुद इसको करेंगे। यहां पर आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और मैंने अभी अभी आपको बताया ये सेक्शन डी है। सेक्शन डी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे और 80 से 120 वर्ड्स की लिमिट आपको मेंटेन करनी होगी। इसका और का पार्ट भी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम। तो यहां पर क्या करना है वो आपको पता है, ये भी आप खुद करेंगे। इसको आप एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन क्या करना है देख लीजिए। एक्सप्लेन करना है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, और सिर्फ उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, उसको एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। एक वेल लेबल्ड डायग्राम आपने बनानी है, उसके साथ आपने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35th क्वेश्चन है और 35th क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। 35th क्वेश्चन, डिफाइन, यू हैव टू डिफाइन व्हाट रेजिस्टेंस एंड 1 ओम। आपको रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है और 1 ओम को डिफाइन करना है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट ओपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, है ना। जब एक बॉडी जो है अपने में से फ्लो करने वाले करंट को ओपोज कर रही होती है तो ये है रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका यूनिट होता है ओम, ओके। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है ओम, OHM, ये इसका यूनिट होता है, ओके। अब आपको डिफाइन भी क्या करना है? 1 ओम को करना है। या आप 1 ओम को किस तरह से डिफाइन करेंगे? 1 ओम क्या होता है? ये वो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड्स, a current of 1 ampere flows through it. So, how to define 1 ohm of resistance? 1 ohm resistance of a conductor, 1 ohm resistance (1 volt) into 1 ampere, है ना। तो जब भी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आप मेंटेन करते हैं और 1 एम्पियर करंट फ्लो करती है तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? वो 1 ओम है। अब देखिए ये फिगर है यहां पर, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? आप सबसे पहले, आपने डायग्राम तो देख ली होगी, उसमें R2 और R3 जो है वो आपने देखा होगा कि पैरेलल है। तो 1/RP हो गया 1/R2 प्लस 1/R3, और इस तरह से आप RP की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरा आपने देखा R1 और RP जो आप यहां पर निकालने वाले हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, तो इसलिए इन दोनों को ऐड करके आप RS निकाल लेंगे, ठीक है जी। इन दोनों को ऐड करके आप RS निकाल लेंगे। ये RS ही जो है ये एक्चुअली टोटल रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट में। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपके पास R2 और R3 था, दोनों पैरेलल में थे, तो आपने RP की वैल्यू निकाल ली ये फॉर्मूला यूज करके, ओके। फिर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना था सर्किट का। उसके निकालने के लिए आपने क्या किया? R1 और RP दोनों को जो कि सीरीज में थे ऐड किया और आपके पास R निकल गया। अब दूसरा पार्ट इसका, ये तो A पार्ट था, दिस वाज A पार्ट। नाउ व्हाट अबाउट द B पार्ट? B पार्ट में क्या बोला गया है? यू टू फाइंड टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट।
करंट जो पूरा इस सर्किट से फ्लो कर रहा है वो आपको निकालना है। तो आपको पता है V इज इक्वल आर आई होता है, तो उसके हिसाब से अगर आपने देखना हो तो I हो गया V अपॉन आर। मैंने पहले ही आपको बताया इसमें I इज इक्वल टू V अपॉन आर लगाकर बड़े आराम से आप इसका वो निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तीसरी बात आपको क्या निकालना, यू आर सपोज टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R1 से कितना पोटेंशियल डिफरेंस पास कर रहा है वो आपको निकालना है। तो R1 भी जो है V अपॉन आई के बराबर आप लगाकर आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये सी पार्ट में आपको बता रहा हूं। R1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो भी V अपॉन आई के बराबर होगा। आप उसके हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप V जो है बड़े आराम से निकालेंगे। V जो है वो R1 इंटू आई होगा, और R1 आपका आप सॉल्व करके देखिएगा। R1 सॉरी आपको दिया हुआ है 7.2, ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.5 हो जाएगा। 0.5 जो है इस केस में निकलने वाला करंट है। ठीक है जी, मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैं ये आपको ये वैल्यूज बता पा रहा हूँ। आप भी सॉल्व करेंगे, ये निकल जाएगा। आई जो है V अपॉन आर है, और आप सॉल्व करेंगे इसका 0.5 आंसर आएगा। ठीक है, और उस वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट करना है अगले केस में, और आपका सॉल्व हो जाएगा। अब ये है क्वेश्चन नंबर 36। यू आर गिवन 2 कंटेनर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम के 2 कंटेनर हमें दिए गए हैं। ठीक है, एक कंटेनर है कॉपर का, एक कंटेनर है एल्यूमिनियम का। तो ध्यान से सुनिएगा। यू आर गिवन 2 कंटेनर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। यू आर ऑल्सो गिवन सोल्यूशंस ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3, ZnCl2। कौन कौन सा देख लीजिए, डाइल्यूट HCl, ठीक है, डाइल्यूट HNO3, ठीक है जी, और इसके अलावा क्या, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, और इसके अलावा वाटर। तो फिर से सुनिए। यू आर गिवन 2 कंटेनर्स मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। यू आर ऑल्सो गिवन सोल्यूशंस ऑफ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HNO3, जिंक क्लोराइड एंड H2O। इन विच ऑफ द अबव कंटेनर्स दीज सोल्यूशंस कैन बी केप्ट। इनमें से अब देखिए, HCl कॉपर के साथ रिएक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब है HCl को स्टोर किया जा सकता है कॉपर में। लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी, HNO3 की, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो जब आप कॉपर के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, कॉपर और इसका रिएक्शन जो है उसके कारण आपको मिलेगा CuNO3 2 प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 प्लस, तो आप देखिए HNO3 को कॉपर में हम नहीं स्टोर कर सकते। अगला चलते हैं जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड कॉपर के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो आप देखिए एक बात, कॉपर जो है इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको भी स्टोर कर सकते हैं। और वाटर का तो आपको पता ही है, वाटर तो अक्सर हम अपने घरों में स्टोर करते ही हैं कॉपर कंटेनर्स में। तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, सो इट्स कंटेनर कैन बी यूज्ड टू स्टोर वाटर। अब देखते हैं एल्यूमिनियम का केस। एल्यूमिनियम के केस में क्या है, जब आप HCl लेंगे तो एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिएक्ट करते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते हैं, AlCl3 की। ओके, ठीक है जी, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी यहां पर इवॉल्व होती है। ये तो था पहला केस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम में आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोर नहीं कर सकते। और डाइल्यूट HNO3 की अगर हम बात करते हैं तो डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या होता है कि जब आप एल्यूमिनियम के साथ इसको रिएक्ट करते हैं तो एक प्रोटेक्टिव लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बन जाती है, तो आगे फर्दर जो रिएक्शन जो है बंद हो जाती है। तो HNO3 को कैन बी केप्ट इन एल्यूमिनियम कंटेनर। जिंक क्लोराइड की बात कर लेते हैं। जिंक क्लोराइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, तो वो क्या करेगा,
एल्युमिनियम जिंक क्लोराइड में मौजूद जिंक को डिस्प्लेस कर देगा और एल्युमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा, साथ में जिंक। और अगर आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर के केस में तो ऐसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, चाहे हॉट हो चाहे कोल्ड वाटर, एल्युमिनियम जो है उसके साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए एल्युमिनियम के कंटेनर जो हैं वो यूज़ में लाए जाते हैं। ठीक है जी। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, एल्युमिनियम इज अटैक्ड बाय स्टीम। एल्युमिनियम जो है वो स्टीम को नहीं झेल पाता, जिसके कारण उसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है और साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। ये बड़ा कॉमन रिएक्शन है, आपने बड़ी बार इसको सुना होगा। जब भी आप एल्युमिनियम लेते हैं और स्टीम से उसको स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, इस केस में एल्युमिनियम ऑक्साइड बनती है गैशियस फॉर्म में। ठीक है, गैशियस फॉर्म में एल्युमिनियम ऑक्साइड बनती है और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है इसकी भी फॉर्मेशन होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36 का और से पहले का पार्ट, और 36 के और के बाद वाला पार्ट देख लेते हैं। अब ये 36 का ही और के बाद वाला पार्ट है। तो पहला पार्ट है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ए पार्ट है सिलिकॉन काउंट्स अमंग मेटलॉइड्स। सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड्स में हम उसको काउंट करते हैं, तो उसका रीजन क्या है। एक्चुअली सिलिकॉन, देखिए, कोई मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है, ये डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, मेनली डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ना ये उसको डोनेट कर सकता है, ना ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये ना हम इसको मेटल्स में काउंट करते हैं, ना हम इसे नॉन मेटल्स में काउंट करते हैं, इसको हम मेटलॉइड्स में काउंट करते हैं। ये था ए पार्ट। अब हम बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट क्या है वो देख लीजिए। बी पार्ट है कार्बन इज नॉट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखिए, कार्बन जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन की इतनी क्षमता नहीं है, इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सके। उसका रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है, बिकॉज एल्यूमिनियम हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। एल्यूमिनियम की एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है और कार्बन के लिए कम है। सी पार्ट देख लीजिए, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। उसका कारण होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेटल्स में नहीं होते हैं, इसीलिए मेटल्स जो है वो करंट जो है वो कंडक्ट कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। डी पार्ट देखिए, फॉर मेकिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स 22 कैरेट गोल्ड इज प्रेफर्ड टू 24 कैरेट। देखिए, 24 कैरेट गोल्ड की जब आप बात करेंगे, जब भी आप बोलेंगे 24 कैरेट गोल्ड, तो मैं आपको बता दूं 24 कैरेट जो है वो प्योर फॉर्म है गोल्ड की, और गोल्ड की ये फॉर्म जो है, जब हम गोल्ड की इतनी प्योर फॉर्म की बात करते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत डेलिकेट होता है। डेलिकेट नहीं बोलेंगे, सॉफ्ट होता है। ठीक है, और ज्वेलरी बनाने के लिए या और किसी और पर्पस के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली मैं ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ या कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स की अगर आप बात करते हैं या गोल्ड के बर्तन बनाने की बात करते हैं, तो वो इनसे नहीं बन सकते क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है जी। ई पार्ट की बात कर लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम मेटल्स फॉर्म हाइड्राइड्स, है ना। सोडियम की अगर आप बात करते हैं, अगर आप पोटेशियम की बात करते हैं, अगर आप कैल्शियम की बात करते हैं, तो ये मेटल्स जो हैं ये हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। नो डाउट ये हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ये हाइड्रोजन एटम को कंपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। ये एबिलिटी जो है बाकी मेटल्स के अंदर नहीं होती। यही रीजन है कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, बट मोस्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स डू नॉट। तो आप देखिए, ये हमारा 36 क्वेश्चन था, सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर कि आपको हर क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। सैंपल पेपर करवाने का ये मकसद नहीं था कि आप यहां से देखें और फिर करने की कोशिश करें। सैंपल पेपर समझाने का मकसद ये था कि किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट किया जा सकता है, ये आपको बताया जा सके।
अपना ध्यान रखिएगा। गुड डे।